तो अभी तक आपने पढ़ लिया कि भाई जो नजब था वो काला डूंगर पे पहुंच गया था, और वहां पर जो उसके रिचुअल्स होते हैं वो उसने कर लिए वहां पे पूरे। खाना वाना खिला दिया सियारों को। और इसके बाद आप आइए, आगे शुरू कर रहे हैं आज। नजब बोर्ड बिफोर द फ्लेम एंड सेट आउट। और वो जो दीपक जल रहा था वहां पर, उस दीपक के सामने नजब ने अपना सिर झुकाया। दीपक तो मैंने बता दिया था ना आपको, पंचमई पीर के आगे उसके स्थान पर वो दीपक यस सर। जलाते थे। यस सर। उसके सामने उसने अपना सिर झुकाया और एंड सेट आउट, और रवाना हो गया वहां से। ही लेफ्ट सर बिहाइंड। सेट आउट मीन्स रवाना होना। हाँ, रवाना होना। ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थॉर्न shrubs and the area once famous for its savannas of stunted grass। और वहां से वो रवाना हो गया, और वो जो कटीली झाड़ियां थी, जो थॉर्न श्रब्स, उनको भी पीछे छोड़ता हुआ वो आगे चला गया। और उस एरिया को भी उसने छोड़ दिया, वंस फेमस फॉर इट्स सावना ऑफ स्टंटेड ग्रास, यानी कि छोटी छोटी जो ग्रास होती है, कभी आपने शायद भूगोल वगैरह में पढ़ा होगा, वो सावना जो घास होती है, प्रसिद्ध घास होती है, उसके मैदान को भी पीछे छोड़ दिया। और ऊंटों की जो कटीली झाड़ियां थी उनको भी पीछे छोड़ दिया, और वो आगे बढ़ गया। बट नाउ सियर एंड ब्राउन एज डेजर्ट। और ये जो घास का मैदान हुआ करता था, जो कि अब किसी जमाने में घास का मैदान होता था, लेकिन अब ये जो घास का मैदान था ये सूखा हुआ रेगिस्तान बन गया था, बिल्कुल ब्राउन कलर का रेगिस्तान। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन। और सारी मानवीय बस्तियों को, ह्यूमन हैबिटेशन का मतलब होता है मानवीय बस्तियां, सारी मानवीय बस्तियों को उसने पीछे छोड़ दिया। और कुरन बीइंग द लास्ट विलेज, और सबसे आखिरी गांव था कुरन, उसको भी छोड़ करके वो आगे निकल गया, रेगिस्तान में आ गया। फॉर द नेक्स्ट 3 days he would not be seeing any bungas, those one room and houses, mud houses circular at the base। भूंगा किसको कहते हैं एक्चुअली, आपने शायद फोटो वगैरह में देखा होगा या कहीं टीवी पिक्चर में देखा होगा, ऐसी तिकोनी सी झोंपड़ियां होती हैं एक, यस सर। देखी होंगी शायद आपने। यस सर। एक ही कमरा होता है, यस उसके सर। अंदर वो झोंपड़ी यस होती है, तिकोने सी झोंपड़ी होती है वो एक, यस सर। उनको कहते हैं भूंगा। और क्योंकि अगले 3 दिन तक उसको एक कोई भूंगा भी नजर नहीं आएगा, दोज वन रूम एंड मड हाउसेज, यानी कि केवल एक कमरा बना हुआ होता है, मिट्टी के बने हुए घर होते हैं, सर्कुलर एट द बेस। और सर्कुलर एट द बेस का मतलब ये हो गया कि नीचे से वो बिल्कुल वृत्ताकार होते हैं, ऐसे गोल, ऐसे गोलाई में होकर के, और ऊपर ऐसे सकरे हो जाते हैं, एकदम पॉइंटेड हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और बट यस सर। टैपरिंग इनटू कॉनिकल थैच रूफ्स एट द टॉप, वो मैंने आपको समझा ही दिया। छप्पर बने हुए होते हैं, पर ऊपर से जाकर के ऐसे नुकीले हो जाते हैं, ऐसे इस तरह से हो जाते हैं, वो ऐसे गोल होते हैं नीचे से, ऊपर से उनकी फिर चौड़ाई कम होती जाती है, और बिल्कुल ऊपर जाकर के ऐसे हो जाते हैं वो। यस सर, देखा है। देखा होगा आपने। नाउ ओनली द सैंड स्केप्स स्ट्रेच्ड आउट बिफोर हिम माइल अपॉन माइल। और अब उसके सामने क्या था? दूर दूर तक, मीलों दूर दूर तक केवल रेत के टीले ही रेत के टीले फैले हुए थे। अब आप इमेजिन करो जरा, आप रेगिस्तान में है वो इस समय, वाटर स्प्लैश्ड इन द चागल्स। चागल होती है ऐसी बोतल टाइप होती है पानी की, मतलब पानी भरा हुआ होता है उसके अंदर। अब रेगिस्तान में जा रहे हैं तो पानी वानी की व्यवस्था करके ले जानी पड़ती है, तो उसकी छागल में से पानी छलक रहा था। विद द नेम ऑफ पीर ऑन हिज लिप्स नजब हुसैन सेट फोर्थ। और अपने होठों पर उस पंचमई पीर का नाम लेता हुआ नजब हुसैन आगे बढ़ता रहा, आगे चलता रहा।
Najab's diffidence was notorious among his friends. Diffidence का मतलब होता है संकोच. और नजब इतना संकोची स्वभाव का था कि उसका ये संकोची स्वभाव उसके मित्रों में बड़ा प्रसिद्ध था, यानी कि सब जानते थे कि ये बड़ा संकोची स्वभाव का लड़का है. शर्मिला सर. हाँ, ऐसे बिल्कुल. और इतना संकोची था, he was known to have blushed at the mere mention of a girl. यानी कि उसकी हालत तो ऐसी थी कि अगर कोई लड़की की बात भी चल रही हो ना, तो केवल लड़की की बात से ही वो शर्माया जाता था. इतना शर्मीला था वो. A strangely introverted lad with dreamy eyes. No one had ever associated him with any act of bravado. और ये जो लड़का था, इसके बारे में बताया गया है, एक अंतर्मुखी लड़का था. एक अंतर्मुखी लड़का था विद ड्रीमी आईज. उसकी आंखें ऐसी दिखती थी जैसे उसकी आंखों में कोई सपना हो. नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम विद एनी एक्ट ऑफ ब्रावाडो. और कोई भी उसके इस प्रकार के किसी काम में कोई भी उसके साथ नहीं रहा. His father Aftab would say, all that my ancestors and I have acquired during 100 years, this lad will squander away, not because he is a spendthrift, but because he will be too shy to charge money for what he sells. और उसके पिताजी अक्सर कहा करते थे, इसके पिताजी का नाम था आफ्ताब. नजब के पिताजी का नाम था आफ्ताब. और इतना संकोची था कि उसके पिताजी कहते थे कि सैकड़ों सालों में मैंने और मेरे पुरखों ने जो कमाया है ना, जो प्राप्त किया है, ये लड़का ये सब कुछ खत्म कर देगा एक दिन. सब कुछ खत्म कर देगा. और इसलिए नहीं कि ये फिजूल खर्ची करता है, उसके बिहेव के कारण उसका स्वभाव. इसलिए खत्म कर देगा कि ये लोगों को सामान तो दे देगा, लेकिन इतना शर्मीला है कि सामान पैसे नहीं मांगेगा. अब देखो आप, पैसे नहीं लेगा. हाँ, समझ गए ना आप मेरी बात को. यस सर. इतना संकोची स्वभाव भी नहीं होना चाहिए. He had crossed the run on 4 occasions earlier, though he had turned 20 only a month ago. अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो इस रेगिस्तान में पहली बार जा रहा है. पहले भी 4 बार वो जा चुका है. समझ गए मेरी बात को? पहले भी वो 4 बार जा चुका है. और हालांकि अभी वो केवल 1 महीने पहले ही 20 साल का हुआ है, ज्यादा उम्र भी नहीं है उसकी. समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? यस सर. But each time he had either accompanied his father or that wily old smuggler Jaman, the veteran of 100 illegal trips into Sindh. पहले भी 4 बार जा चुका है, लेकिन पहले जब वो 4 बार गया था तो वो हमेशा या तो अपने पिताजी के साथ जाता था, या एक धूर्त तस्कर था जमन जिसका नाम था, जिसको कि इस प्रकार की अवैधानिक यात्राओं का अच्छा खासा अनुभव था. समझ रहे हैं ना मेरी बात को? उसके साथ वो जा चुका था. यानी कि कहने का मतलब ये है कि नजब आज तो खैर अकेला जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी वो 4 बार जा चुका था.
और पहले जब वो 4 बार गया था तो वो अकेला नहीं गया था कभी भी, या तो वो अपने पिता के साथ गया था या फिर उनके गांव का एक तस्कर था, बड़ा धूर्त चालाक तस्कर था जिसका नाम था जमन। तो वो जमन के साथ गया था। अच्छा, जमन को क्या है, इन रास्तों पर आने जाने का बड़ा अच्छा खासा अनुभव था। तो अब ये भी जरूरी है कि एक रास्ते को जानने वाला आदमी भी होना चाहिए अपने साथ में, नहीं तो रेगिस्तान में भटक जाए तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ के कहाँ पहुंच जाए अपन। अब वो जो जमन था उसको अनुभव था, वो सारे रास्तों को जानता था, तो या तो वो उसके साथ जाता था, अपने पिताजी भेज देते थे उसके साथ, या वो अपने पिता के साथ ही गया था। Each time they had taken tendu leaf worth about 500 and sold it across the border for 1200। और जब भी ये जाते थे यहां से, यानी कि जब भी नजब अपने पिताजी के साथ जाता था या उस जमन के साथ जाता था, तो हर बार वो क्या करते थे, यहां से तेंदू के पत्ते लेके जाते थे। तेंदू एक पेड़ होता है तेंदू का, तेंदू के पत्ते यहां से लेके जाते थे 500 रुपए के। और सर ये तेंदू तेंदू इलीगल है क्या बेचना? नहीं, इलीगल नहीं है बेटा, पर बॉर्डर के पार जाके बेचना तो इलीगल है ना। यस सर। हाँ, बॉर्डर के पार जाके तो बेचना इलीगल है ना बेटा, बॉर्डर के पार जाना ही इलीगल है। अगर आप जाओ तो आपको तरीके से जाना होता है, वीजा पासपोर्ट से मिलता है ना जाओ, सर? वीजा मिलेगा तब जा सकते हो आप। अब यस ऐसे सर। तो गैर कानूनी तरीका है ना ये तो जाने का, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। यहां से ये तेंदू के पत्ते लेके जाते थे 500 रुपए के, और वहां जाकर के बॉर्डर के उस पार उन पत्तों को 1200 रुपए के बेच दिया करते थे। समझ में आ गई बात आपको? बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशियल्स and to the intermediaries who arranged the sale of beedi leaf, to the man who took the camel out to graze, and to the friend or relative who harbored them, there was precious little left। अब यहां पर ये समझने की बात है, ये जो तेंदू का पत्ता होता है ये बीड़ी बनाने के काम में आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? अब पूरी बात को समझो आप जरा, यहां पर पूरी बात क्या है। अब ये तो है नहीं कि आप सीधे सीधे गए और आपने जाके बेच दिया, बीच के लोगों को भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है साहब। सर अब तो हर जगह देते हैं। देते हैं। तो ये यस क्या सर। होता था, सुनिए जरा यहां पर बात आप। बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशियल्स एंड टू द इंटरमीडियरीज, लेकिन कुछ अधिकारियों को देने के बाद, कुछ बीच के दलालों को देने के बाद, हु अरेंज द सेल ऑफ बीडी लीफ, यानी कि वहां पर जो लोग मिलते थे वही तो उनको बेचने की व्यवस्था करते थे ना तेंदू के पत्तों को, उनको देने के बाद भी देयर वाज प्रीसियस लिटिल लेफ्ट, उनके पास में अच्छा खासा पैसा बच जाया करता था। यानी कि आप इस बात को समझिए, 500 रुपए के पत्ते लेके जाते थे, वहां पर जाकर के 1200 रुपए के बेचते थे, 700 रुपए बचते थे। इस 700 रुपए में भी वो क्या करते थे, बीच में कुछ ऑफिसर वगैरह मिल जाते थे, उनको कुछ थोड़ा बहुत दे दिया। और वहां पर जो दलाल होता था बॉर्डर के उस पार, जो ये सारी व्यवस्था उनकी करता था, क्या व्यवस्था करता था, उनके पत्तों को बिकवाता था, बीड़ी पत्ता हो गया। बिकवाता था। और उस आदमी को भी उनको पैसे देने पड़ते थे, ऊंट से जाते थे, तो वहां पर ऊंट को कहाँ रखे, तो एक आदमी उनको ऊंट को चराने के लिए ले जाता था, कुछ पैसे उसको भी देने पड़ते थे। एंड टू द फ्रेंड और रिलेटिव हु हार्बर्ड देम, और कुछ पैसे उसको भी देने पड़ते थे जिसके घर पर वो जाकर के रुकते थे। समझ में आ गई ना बात आपको? यस सर। किस किस को यस पैसे देने सर। पड़ते थे, रास्ते में कुछ अफसर मिल जाते थे उनको देने पड़ते थे, वहां पर दलाली के पैसे देने पड़ते थे। एक व्यक्ति उनके ऊंट को चराने के लिए ले जाता था, यहां से ऊंट से जाते थे, वहां ऊंट को कहाँ छोड़ेंगे, नजर में आ जाएगा। तो एक आदमी उनके ऊंट को लेके जाता था चराने के लिए, दिन भर चराता था, शाम को वापस लेकर के आता था, उसको भी कुछ देना पड़ता था। अब वहां जाकर के रुकेंगे कहाँ वो, तो जिस घर में जाकर के रुकते थे, किसी रिश्तेदार के, किसी फ्रेंड के घर में जाकर के रुकते थे, उनको भी उसको कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ता था, फिर भी उनके पास में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था।
It was just enough to buy some used Terrellin garments, and then it was time to make the long trek back across the desert. और उनके पास में इतना पैसा बच जाता था कि वो कुछ पुराने पहने हुए टेरिलिन के कपड़े खरीद लिया करते थे वहां से, यहां पर ला करके उनको बेचते थे, और ऐसे करके और वापस इस पार आ जाते थे। समझ में आ गई ना आपको पूरी बात? यहां से तेंदू के पत्ते लेके जाते थे, वहां पर जाकर के बेचते थे, और बीच में कई लोगों को उनको पैसा देना भी पड़ता था, और जो पैसा उनके पास बचता था उस पैसे से वो क्या करते थे, बॉर्डर के उस पार कुछ टेरिलिन के पुराने यूज किए हुए कपड़े खरीदते थे कपड़े खरीदे और वापस आ जाते थे। आजाद। It was during one of these trips that they had stayed with काले शाह, the clove seller. और इन्हीं यात्राओं के दौरान बॉर्डर के उस पार एक काले शाह नाम का एक व्यक्ति था जो कि लौंग विक्रेता था, लौंग बेचता था वो, उसके घर पर वो रुके थे एक दो बार। He is a distant relative of your mother, his father had told नजब। और नजब के पिताजी ने उसको बताया था एक बार कि देखो ये जो काले शाह है ना, ये दूर के रिश्ते में तुम्हारे माँ का कोई दूर का रिश्तेदार है ये। काले शाह was tall and well fleshed, and his thick jowled face had a purple tinge about it, as if somewhere along the way it had got stuck with a discolored patch. अब ये काले शाह कैसा व्यक्ति था, थोड़ा सा इसके बारे में बताया है। ये काले शाह जो व्यक्ति था ये लंबा था, और इस यहाँ पर एक आया है ना कि वेल फ्लैश्ड, यानी कि इसका शरीर पर अच्छा खासा मांस था, और इसके मोटे मोटे गालों पर जिनका रंग थोड़ा सा बैंगनी सा था, है ना, मतलब उसका थोड़ा चरित्र उसका बताया गया है उसकी बॉडी के बारे में। मतलब ऐसा था कि उसके चेहरे पे ऐसे जैसे किसी ने कोई अलग रंग का कोई टुकड़ा उसके चेहरे के ऊपर लगा दिया हो, ऐसा वो दिखता था। He always wore a तहमत of black and white checks, और ये जो काले शाह था ये काले और सफेद चेक का तहमत हमेशा पहने हुए रहता था। तहमत समझते हो ना आप, लुंगी? सर हाँ यस सर, वो पहनते हैं ना अपने यहाँ पे, हाँ कुछ पहनते हैं। पहनते हैं। जी सर। और within a day Najab discovered that the fellow was an absolute rogue who drove such a cursed bargain that for the first time in his hearing father started mouthing obscenities. और एक दिन के अंदर ही नजब को ये मालूम पड़ गया था कि ये जो काले शाह था ये बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था, और इसने एक ऐसा सौदा किया था कि उसके पिताजी ने भी उसको गालियां सुनाना शुरू कर दिया था। मतलब बड़ा चालाक व्यक्ति था ये काले शाह। But his daughter Fatima was a hoor with eyes so bright that they would have lit up the darkness of the underworld. लेकिन इस काले शाह की एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा, बहुत ही सुंदर थी वो, और उसकी आंखें इतनी चमकीली थी कि पाताल लोक को में भी उजाला कर दे, ऐसी उसकी आंखें थी। काफी सुंदर लड़की थी। She was taken by this quite pleasant young man, so ready with his smiles. और अब ये जो लड़का था बिल्कुल शांत खुश मिजाज लड़का, हमेशा जो लड़का मुस्कुराता हुआ रहता था नजब, ये लड़की इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई साहब। किसकी तरफ? नजब की तरफ। नजब की तरफ। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। बट शी कुड हार्डली एलिसिट अ वर्ड आउट ऑफ हिम, लेकिन बोला कुछ नहीं। मतलब बोला कुछ नहीं का मतलब ये हो गया कि ये लड़की इससे कुछ बुलवा नहीं पाई। ये लड़का बता दिया था आपको पहले ही बहुत शर्मीला था, बड़ा संकोची था, यानी कि ये लड़की इससे कुछ बुलवा नहीं पाई। फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर टू गेट एंगेज टू समवन इन द विलेज
known for his slurred speech and grotesque stammer. अब इसमें एक और बात क्या थी, एक बात ये थी कि ये जो फातिमा जो लड़की थी, इसके ऊपर दबाव था एक आदमी से शादी करने का, यानी कि इसके घर वाले एक ऐसे आदमी से इसकी फातिमा की शादी करना चाहते थे जो ना तो स्पष्ट बोल पाता था और हकलाता भी था। समझ में आ गई बात आपको? यस यानी कि फातिमा के घर वाले फातिमा की शादी किसी एक ऐसे व्यक्ति से करना चाहते थे जो कि बोलता भी ढंग से नहीं था, हकलाता था, क्लियर नहीं बोलता था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उम्र में भी शायद उससे ज्यादा होगा, उसके गांव का ही कोई व्यक्ति था। जस्ट माई लक टू रन इनटू म्यूट्स, शी थॉट, वो सोचती थी मेरी भी क्या किस्मत है, ऐसे आदमी से मेरी शादी हो रही है, बिल्कुल गूंगे जैसा आदमी है। समझ रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, बट देन एज शी Yes, sir. caught him staring at her, she laughed back. लेकिन तभी क्या हुआ, मतलब ये बातचीत जब इससे करती थी ये लड़की, तो नजम कुछ बोलता नहीं था, तो ये लड़की सोचती थी कि यार कहाँ गूंगे के चक्कर में पड़ गई मैं, तो बिल्कुल कुछ बोलता ही नहीं है, इतना शर्मीला था। लेकिन तभी उसने क्या देखा फातिमा ने, कि वो लड़का उसको लगातार देखे जा रहा था। शी लॉफ्ट बैक, वो हंसी, है ना? तो वो हंसी। अच्छा, and in the evening when Fatima repeated the performance and her face flooded with excitement as if she dared him to take the next step। और शाम को फिर क्या हुआ, फातिमा ने भी सब कुछ किया, उसको देखा लगातार। जैसे सुबह तो कौन देख रहा था, नजब देख रहा था इसको, शाम को फातिमा ने देखा, और एक प्रकार से उसके चेहरे के ऊपर ऐसी उत्तेजना थी कि जैसे कि वो उसको आमंत्रण दे रही हो कि बोलो आगे। ऐसे तो हिम्मत होती नहीं है साहब, मामला बड़ा टेढ़ा होता है ये, है। तो अब बात वही है कि अब कैसे क्या होता है। तो देखा सुबह उसने, लड़की उसको देख के हंस गई, फिर शाम को फिर उस लड़की ने उसको देखा जैसे कि वो एक तरीके से उसको इनवाइट कर रही हो कि भाई बोल, कुछ तो बोल। तो उसने क्या किया, अब बस हो गया जो होना था। ठीक है, अब अपनी तो प्रैक्टिस में नहीं है ना ऐसी चीजें पढ़ाने की, और वो तब उसने क्या किया साहब, लड़के ने, ही हैड फ्लंग हिज आर्म्स अराउंड हर इन अ रेकलेस डिजी मोमेंट, और जैसे बड़ी व्याकुलता के हिसाब से और ऐसे करके उसने उसको अपनी बाहों में ले लिया साहब। यस ही वुड कम अगेन, ही टोल्ड हर, और उसने उस लड़की को कहा, नजब ने, कि तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा आऊंगा। और एंड सॉ हर स्टार्ट विद डिसबिलीफ, फॉर ही सीम टू हैव आंसर्ड हर इनआर्टिकुलेटेड क्वेश्चन, वुड ही कम अगेन। यानी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने पूछा होगा उसको कि भाई क्या वो फिर से आएगा, और उसने जवाब दिया कि हाँ वो फिर से आएगा। लेकिन उसने कहा कि दिस टाइम ही वुड कम अलोन विद नो फादर और अंकल टू क्रैम्प हिज स्टाइल। उसने कहा कि देखो आऊंगा मैं, लेकिन इस बार मैं अकेला आऊंगा, और ना मैं पापा के साथ आऊंगा ना मैं अंकल के साथ आऊंगा, है ना। एंड एज ही लेफ्ट ही लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम, हर आईज लाइक अ पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न इन द डार्क। और जब वो वहां से आ गया, ये पहले की बात बताई जा रही है, अभी की बात नहीं बताई जा रही, ये पहले की बात बताई जा रही है, जब वो अपने पिताजी के साथ वहां पर जाता था।
और वहां से Yes, sir. वो, हाँ, और वहां से वो आ जाता Yes, sir. और फिर वो पीछे देखता उसके पलट करके, तो टू फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम, तो वो देखता था कि वो लड़की भी उसको बराबर पीछे देखती रहती थी। तो हर आईज लाइक अ पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न इन द डार्क, और उसकी आंखें तो उस अंधेरे रेगिस्तान में ऐसे काम करती थी, मतलब एक कल्पना है केवल, जैसे कि उस अंधेरे रेगिस्तान में एक लालटेन की तरह वो काम उसकी आंखें करती थी, मतलब करती नहीं थी पर उसको ऐसा महसूस होता था। एवर सिंस हिज रिटर्न टू खावदा, नजब हैड बीन स्ट्रेनिंग टू गेट अवे। अब वो वहां से आ गया था उस समय जब अपने पिताजी के साथ गया था वो, तो ये सब कुछ वो हो गया वहां पर। और जब वो वापस आ गया, और जब से वो अपने गांव वापस आया था नजब खावदा, वो बड़ा बेचैन रहने लगा। वो उसकी कोशिश होती थी कि मैं कैसे भी करके यहाँ से चला जाऊं। व्हाट वाज देयर अबाउट द रन दैट ही डिड नॉट नो, फिर वो सोचता था कि यार ये जो रास्ता है, जो रन का कच्छ है, ये जो रन है, यानी कि जो रेगिस्तान है, इसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, जाऊं तो जाऊं कैसे। ही कुड क्रॉस द रन इन द डे लाइट, लीव अलोन स्टारलाइट, a thing none of his elders had heard dared to do। हालांकि वो इस बात को जानता था। ही कुड क्रॉस द रन इन द डे लाइट, लीव अलोन स्टारलाइट, रात की तो बात छोड़ दो, वो उस रेगिस्तान को दिन में भी पार कर सकता था। हिम्मत देखो आप उसकी। a thing none of his elders had dared to do, यानी कि एक ऐसी चीज जिसकी कि उसके पुरखों ने भी कभी कोशिश नहीं की थी कि कभी दिन में निकल जाए, लेकिन ये लड़का तो बिल्कुल तैयार था कुछ भी करने के लिए। एंड वन मॉर्निंग आफ्ताब वाज वोकन अप बाय अ शाउट फ्रॉम जमन। खैर, पार हो गया लड़का, तो चला गया। और एक सुबह जब आफ्ताब खड़ा हुआ, जागा, जागा भी कैसे, जमन जो व्यक्ति था ना, धूर्त व्यक्ति जो नाम आया था अभी जमन का, Yes, sir. Yes, sir. जमन आया, उसने आवाज लगाई, तो उसकी Sir. आवाज से आफ्ताब जागा। और व्हाट डज द ओल्ड रॉक वांट, ही मटर्ड रबिंग हिज स्लीपी आईज। और आफ्ताब ने उठते हुए अपनी आंखों को मलते हुए सोचा, ये क्या आ गया यहाँ पर, ये क्या चाहता है पता नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? Yes, sir. ये दुष्ट क्या चाहता है, अब क्यों आया है ये। तो जमन आस्क्ड अबाउट नजब्स वेयर अबाउट्स, तो आते ही जमन ने आफ्ताब से पूछा कि भाई ये नजब कहाँ है। यानी कि जमन को ये पता चल गया था कि नजब यहां से जा चुका है बॉर्डर के उस पार। तो उसने पूछा कि नजब कहाँ है। द बॉय हैज बीन सल्किंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड। तो उसके पिताजी ने जवाब दिया कि भाई लड़का थोड़ा सा नाराज था रात को, तो कहीं आसपास होगा, कहीं चला गया होगा। लेकिन खैर, व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स। द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन, लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति था, ये जो आफ्ताब था, उसने उससे पूछा क्या है, लेकिन आपको क्या काम है नजब से। तो हु आर यू ट्राइंग टू फूल आफ्ताब मियां, आस्क्ड द स्मगलर। तो उस तस्कर ने कहा, आफ्ताब मियां किसको बेवकूफ बना रहे हो आप। डोंट यू नो दैट अल्लाह रखा इज आल्सो मिसिंग, क्या आपको पता नहीं है अल्लाह रखा भी गायब है। अल्लाह रखा कौन था? ऊँट था उसको। ऊंट था। यानी कि ऊंट भी गायब और नजब भी गायब और किसी को पता नहीं। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. उसके पिता को तो बिल्कुल भी Yes, पता sir. नहीं था। In these border villages, the pattern of life was such that if a man was absent along with his camel, it was taken for granted that he had made a foray across the desert into Pakistan। और इन आसपास के गांवों में, सीमावर्ती जो गांव हैं, इन गांवों के अंदर कुछ इस प्रकार की जीवन शैली है कि अगर कोई आदमी अपने ऊंट के साथ गायब हो जाए, तो ये माना जाता था कि वो आदमी इस रेगिस्तान को पार करके पाकिस्तान में चला गया है। मतलब कुछ इस प्रकार का एक सिस्टम सा था वहां पे। सिस्टम क्या था, एक लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी थी। वहां पर लोगों के पास ऊंट थे, लोग रहते थे, लेकिन अगर कभी कोई आदमी गांव में नहीं है, उसका ऊंट भी नहीं है, तो यही माना जाता था कि वो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चला गया है।
Aftab went into the mud enclosure where his camel was kept and found it empty. अब आफ्ताब अंदर गया, जो उसके मिट्टी के बने हुए जो झोपड़ियां थी जहां पर वो ऊंट को रखते थे, है ना, उस बाड़े में वो गया और वो जगह खाली, यानी कि ऊंट नहीं वहां पर, ऊंट नहीं वहां पे। हिज हार्ट सैंक, भैया आफ्ताब का तो दिल बैठ गया, आफ्ताब का तो दिल बैठ गया एकदम, क्या हुआ है, कहां गया। He ran into the house to see if the bundles of tendu leaf he had bought had been taken by the boy. और फिर वो अंदर गया ये देखने के लिए कि वो जो कल तेंदू के पत्ते लेकर के आया था, है ना, वो तेंदू के पत्ते वो लड़का लेके, वो तो इतना तो वो समझ गया कि ऊंट भी नहीं है और आफ्ताब वो नजब भी नहीं है, इसका मतलब नजब जो है वो पाकिस्तान चला गया है। तो फिर वो घर के अंदर गया ये देखने के लिए कि कल वो जो तेंदू के पत्ते खरीद के लाया था वो उस तेंदू के पत्तों को लेके गया या नहीं लेके गया। लेकिन ओहो, द फूल, द सन ऑफ अ फूल, एक्सक्लेम्ड आफ्ताब, ऑलमोस्ट शेकिंग विद फ्यूरी। और जो जब उसने देखा कि तेंदू के पत्ते भी यहीं रखे हुए हैं, तो उसने कहा ओहो कितना मूर्ख है ये लड़का, कितना मूर्ख है, मूर्ख की औलाद। जोर से बोला आफ्ताब, कांपती हुई गुस्से में, कांपती हुई आवाज में, he has forgotten to take the leaf with him। अरे ये मूर्ख लड़का अपने साथ तेंदू के पत्ते भी नहीं लेके गया है, अब क्या करेगा ये। अब जब जमन ने ये देखा तो जमन समझ गया कि ये मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जमन साथ में जाता था तो जमन को भी तो कुछ हिस्सा मिलता था ना। अब तो ये लड़का अकेला ही चला गया, जमन को क्या मिलेगा। हु आर यू ट्राइंग टू फूल विद ऑल दिस ड्रामा, कॉल्ड आउट जमन, हु वाज स्टिल स्टैंडिंग एट द डोर। और जमन ने आफ्ताब को कहा, जो भी अभी अभी वहीं खड़ा हुआ था दरवाजे पे, उसने कहा आफ्ताब मियां किसको मूर्ख बना रहे हो तुम, हैं। द सन, दिस सन ऑफ योर्स इज नॉट एज इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव्स। ये संसार जो सोचता है ना तुम्हारे बेटे के बारे में, ये बड़ा सीधा साधा है, ये तुम्हारा बेटा इतना सीधा नहीं है। ही इज अ पिग एंड द सन ऑफ अ पिग, तुम्हारा बेटा एक सुअर है, सुअर, और सुअर की औलाद है। अब ये भाषा है, अब इस प्रकार की किताबों में या ठीक है अब लिखी हुई है तो पढ़ना पड़ रहा है, बाकी शोभनीय भाषा नहीं है। देयर वॉज नो लिमिट टू द chagrin, और chagrin का मतलब होता है एक पीड़ा, एक दुख, उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी, उसके पीड़ा की कोई सीमा नहीं थी। जमन वाज द चीफ, द मैन हु केप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी। और जमन जो था वो मेन व्यक्ति था, मुखिया था, और सीमा के पार के जो रेंजर्स होते थे, सेना के अधिकारी, उनको बड़ा खुश रखता था। वो होता है खुश, क्या रखना है, पैसे वैसे दे देते हैं तो वो हो जाता है काम, खुश हो जाते हैं। एनीवन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज सपोर्ट वाज रनिंग द गॉन्टलेट विद द लॉ। और ऐसा माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी मदद के बिना, यानी कि जमन की मदद के बिना अगर सीमा पार करता था तो वो कानून को सीधी सीधी चुनौती देना होता था एक प्रकार से। एंड हेयर दिस फ्लैजिंग हैड ब्लंडर्ड in without as much as a word to him और a सलाम और 100 रुपी नोट। और यहां पर ये जो व्यक्ति है, कौन, जुमन, जुमन, जुमन नहीं, उस नजब, नजब, ये उसको बिना कुछ बोले उसकी आंखों में धूल झोंक के चला गया, ना उसको सलाम किया, ना उसको कुछ पैसे दिए, ना उसको 100 रुपए दिए, और चला गया। समझ गया ना मेरी बात। भाई वहां से कोई भी जब जाता था बॉर्डर पार करके तो सारी सेटिंग होती थी जमन की, जमन की बिना मर्जी के कोई जाता नहीं था। अब आज ये लड़का चला गया तो जमन को तो टेंशन हो रही है ना, यार मेरी कमाई गई। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफ्टी आउट ऑफ yes, दिस। sir,
said the old rogue piously. और उस दुष्ट व्यक्ति ने बड़े धर्मपरायण भाव से कहा, हे अल्लाह, इस बच्चे को सुरक्षित ले आना, निकाल करके पता नहीं क्या होगा। He means just the opposite. थॉट आफ्ताब को पता था ये क्या कहना चाह रहा है। अंदर ही अंदर तो ये कहना चाह रहा है कि वो लड़का वापस नहीं आना चाहिए। अब बाहर दिखावे के लिए कह रहा है कि साहब वो बच्चा सुरक्षित वापस आ जाए। नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजफ टर्न्ड इनटू कैरियन विद वल्चर्स हावरिंग अराउंड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जमन केवल दिखावे के लिए इस बात को कह रहा है कि वो वापस आ जाए, बल्कि वास्तव में चाहता तो वो यही था कि जमन जो है, चाहता तो वो यही था कि नजब वापस ही ना आए, और वहीं पर ही ये जो गिद्ध हैं या जो यानी कि वहीं पर ही वो सड़ जाए, और उसको ये जो गिद्ध जैसे जानवर होते हैं ये उसकी मांस को नोच नोच के खा जाए। डोंट वरी जमन, Allah will see him through, he said testily and banged the door in the smuggler's face. और आफ्ताब ने कहा, चिंता मत करो जमन मियाँ, अल्लाह मियाँ सब ठीक करेंगे। उसने ऐसा कहा। किसने? आफ्ताब ने आफ्ताब ने उसको उसको जोर से कहा और दरवाजा, रखने के लिए। हाँ, और दरवाजा बंद कर दिया उसने। किसने? आफ्ताब ने। As Jaman stalked off, Ajab went in to break the news of their son's escapado to his wife. और जब जमन वहां से चला गया तो जो आफ्ताब था वो अंदर गया, और अंदर जाकर के उसने अपनी पत्नी के पास गया वो अंदर, और अपनी पत्नी को ये समाचार सुनाने के लिए कि देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया है, आज बॉर्डर पार चला गया वो बिना बताए। सो शी वुड फेंट, ही थॉट, उसने तो सोचा था कि जब वो अपनी पत्नी को यानी कि नजब की माँ को जब ये बात बताएगा तो वो तो बेचारी बेहोश हो जाएगी। तो ही फाउंड हर क्राउचिंग विद हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल। तो उसने क्या देखा कि उसकी जो पत्नी थी वो मिट्टी की दीवार के पास में बैठी हुई थी। शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज वंस। और जब आफ्ताब ने अपनी पत्नी को यानी कि नजब की माँ को बताया कि देखो नजब यहाँ से चला गया है ऊंट लेकर के बॉर्डर के उस पार, तो उसने तो सोचा कि उसकी पत्नी बड़ी आश्चर्यचकित होगी, लेकिन उसकी पत्नी को तो एक आश्चर्य, जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? उसको पता था। उसको पता था। उसको पता था। She was waist deep in the conspiracy along with her son and never even breathed a word about it. इसका मतलब ये हुआ कि वो भी इस षड्यंत्र में अपने बेटे के साथ मिली हुई थी, और उसने एक शब्द भी इस बारे में नहीं बताया। His eyes fell on her bare arm, और तभी आफ्ताब की नजरें अपनी पत्नी का जो उसका हाथ था उसके ऊपर पड़ा। हाथ में मतलब जैसे चूड़ी वगैरह होती है ना। वेयर इज द गोल्ड बैंगल माई फादर गेव यू वुमन। तो आफ्ताब ने उससे पूछा अपनी पत्नी से कि भाई वो मेरे पिताजी ने जो तुम्हारे को सोने की चूड़ी दी थी वो कहाँ है? यू नीड नॉट वरी, नजब विल रिटर्न विद क्लॉव्स। तो उसकी पत्नी ने कहा कि चिंता मत करो, नजब लौंग लेके वापस आएगा। मतलब समझ में आया आपको? सर वो ये उसकी सर सोने की उसकी चूड़ी वो लेके गया था, उस चूड़ी को वो बेच बाच करके वो वहां से वो सामान लेकर के आएगा। समझ में आ गई बात? तो उसकी पत्नी ने भी कह दिया चिंता मत करो, वो लौंग वहां से लेकर के आएगा। क्लियर हो गया आपको? यस सर।